गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और लोको पायलट जो आगामी एग्जाम होने की संभावना है, तो उनका हम आज साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आज का रहेगा पार्ट 2। और ये आपको क्या करेगा, हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या क्या है। देखिए, ये फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स का इससे पार्ट 1 वाला मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, तो जो कोई नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि ये 100 प्रश्नरी क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आपका एग्जाम का बेस पे बनाया जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगी। और ये किस लिए उपयोगी रहेगी? आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी लोको पायलट रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लिए, फिर जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी उत्पाद पुलिस, अन्य जितने भी झारखंड संबंधी एग्जाम होने वाले हैं, साइंस से जितने क्वेश्चन रहेंगे, उत्पाद सेवाएं में भी 20 क्वेश्चन आने के, तो इससे भी आप कवर कर सकते हैं। और ये आप पीसीएस का भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी उपयोगी रहेगी। साइंस से जो जितना क्वेश्चन बनता है तो उससे। तो चलिए हम 20 से बाद आज 21 से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानियों में एक होते? तो आपको पता ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान क्या था, एक हो जाते। तो कितना पे? 40 डिग्री पे, -40 डिग्री है। ऑप्शन में 212 डिग्री, ऑप्शन में से 40 डिग्री, ऑप्शन में डी 100 डिग्री। तो आपको बताना है कितना डिग्री पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पे इक्वल हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जल के बाद देख लेते हैं। तो जल में फ़ारेनहाइट का पानी का जो बोला जाएगा हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। और क्वथनांक बोलेगा तो जल का क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पानी का बोलेगा तो पानी का 0 डिग्री पे क्या है? जम जाती है। 0 डिग्री पे जम जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहता है? खौलने लगती है, पानी उबलने लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें बोलता है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट पे क्या होगा, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन में से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग बताइए फ़ारेनहाइट पे कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए क्या? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, इसको निकालने का तरीका हम बता देते हैं। इसका फॉर्मूला था C/100 माइ इक्वल टू होता है K-273/100, फिर इक्वल कीजिएगा, इक्वल करने के बाद F-32 32/9 इक्वल टू R/80। ये फॉर्मूला होती है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला पे आप पुट करके इसको बना सकते हैं। फिर इसी को जब आप उसको वैल्यू को एलिमिनेट कीजिएगा तो इसी को आ जाता है C बाय शॉर्ट में कर दीजिएगा, C/5 इक्वल टू K-273 बाय कितना हो जाएगा 5, फिर इक्वल टू F-32 बटे, यहाँ पे बटे हो जाएगा 9 इक्वल टू R/4। ये होती है फॉर्मूला। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है आपको बता देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में इससे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर पाइएगा। देखिए क्या है, सी कितना दिया हुआ ऊपर, देखिए सी कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 इक्वल टू कर देंगे 60। देखिए यहाँ सी के जब के क्या है 5, तो 5 को पुट कर देंगे नीचे में। हमको क्या लिखना है? फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलिए? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? जिसको बोलेगा फ़ारेनहाइट बनना तो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला, केल्विन बोलेगा तो केल्विन वाला फॉर्मूला, आर वाला फॉर्मूला बोलेगा तो आर वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमको फ़ारेनहाइट लिखा है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F-32/9। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको टोटल सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 140 124। तो ये आप आराम से निकालिए, इसको सोल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 5 से 5 है और -5 से 30 से मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगी। चलिए कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। एक व्यक्ति का शरीर का औसत तापमान कितना होती है? 97.5 फ़ारेनहाइट होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कितनी होती है औसत टेम्परेचर, तो इतना फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में बोलिएगा तो 36.4, तो इसके बीच में एवरेज में रहती है। तो 36 और 97 फ़ारेनहाइट के बीच में आदमी का टेम्परेचर रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, 24 की ओर। इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताता है? तो बताइए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सी है? पहला है जल, ऑप्शन में पारा, ऑप्शन में से लकड़ी, ऑप्शन में चमड़ा। चलिए आप लोग बताइए। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? पारा। और क्या है ये? द्रव मात्रा में पाई जाती है। चलिए हम देख लेते हैं पारा के बारे में। देखिए ऊष्मा का कुछ चालक के बारे में जान जाते हैं। सबसे बोलेगा ऊष्मा धातु में सबसे अधिक होगा तो चांदी का सबसे अधिक होती है चांदी, फिर उसके बाद तांबा, फिर सोना, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, स्टीम, लोहा और पारा। यहाँ पे तरल अवस्था में बोलेगी तो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस अवस्था में कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ऊष्मा के कुछ कुचालक जैसे
क्या कहते हैं, जो संचालन नहीं करते, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ऊन और हवा। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहते हैं। आपको बताना है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहता है। चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवहन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन। जहाँ एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ एक्सप्लेनेशन करके निकल लेंगे आगे। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होगी। मतलब कि कौन ऐसा चीज है जिसके द्वारा आपका सबसे ज्यादा ज्वलनशील प्रतीत होगी। पहला उबलता हुआ पानी, ऑप्शन में भाप, ऑप्शन से गर्म हवा, ऑप्शन में सूर्य किरण। तो बताइए किससे आपको ज्यादा मतलब तकलीफ पैदा होगी, तकलीफ होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, भाप। भाप को दोबारा क्या हो जाएगा, आपको यदि भाप निकलती है एक गमला, तो भाप जो निकलती है, भाप में यदि आपके हाथ पड़ जाती है तो सबसे ज्यादा ज्वलनशील प्रतीत होगी। यह याद रखना है आप लोगों को। 27 देखते थे, किसी द्रव का उपयोग उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो क्वथनांक से पूर्व वाष्प में जो बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला वाष्पीकरण, संघनन, हिमानीकरण, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये वाष्पीकरण। तो वाष्प बदलने की प्रक्रिया का वाष्पीकरण, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 इसी टाइप का पता है आप लोगों को, लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी में बहुत इसी टाइप का पड़ेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगी। उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो बताना उष्मा गति का प्रथम नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ताप संरक्षण का नियम, कार्य संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। ये पुष्टि करती है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम का पूर्ति करती है। चलिए देख लेते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम होती क्या। ऊर्जा का संरक्षण के नियम होती है, ये बताती है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग क्या करते हैं बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, परंतु इसको हम क्या करते हैं एक रूप से लेकर दूसरे रूप में हस्तांतरित या बदला जा सकता है। उसमें अगर गति के प्रथम नियम का क्या है गणित रूप, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगी। ठीक है, कि उसमें गति के प्रथम नियम एक क्वेश्चन दे देगी, आपको बताना फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये डेल्टा यू का क्यू, जहाँ डेल्टा यू होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जहाँ क्यू क्या है प्रणाली की दी गई ऊष्मा होती है, और डब्ल्यू क्या है कि दिया गया कार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसे उष्मा धारिता अधिक है। तो किसमें उष्मा धारिता सबसे अधिक, लोहे का टुकड़ा, जल का, स्वर्ण का टुकड़ा या बेंजीन का। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है बताइए। तो इसके सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। बिना किसी ताप में परिवर्तन किए पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित, हम क्या करते हैं द्रव से लेकर गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपेक्षित उष्मा, आपको बताना अपेक्षित उष्मा की गुप्त उष्मा क्या होती है, जो रिलेटिव उष्मा है उसकी गुप्त उष्मा क्या होगी। वाष्पन, उद्वापन, संघनन या वाष्पीकरण। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ऑप्शन में वाष्पन। तो यह क्या हो जाएगा, वाष्पन की प्रक्रिया हो जाएगी, इसका गुप्त उष्मा वाष्पन की प्रक्रिया हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है। आप देखते हैं मिट्टी का घड़े रहती है, ये मिट्टी का घड़ा है, तो इसमें देखिएगा जल जो होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। तो क्यों होती है, कारण क्या है, द्रवण, वाष्पीकरण, उद्वापन, कोई नहीं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है बताइए आप लोग। ये प्रक्रिया कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। मतलब इससे वाष्पीकरण होते रहती है, इसीलिए क्या कहते हैं मिट्टी में पानी ठंडा रहती है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शिकार करते समय या पक्ष भक्ति या बाधाओं से पता लगाने के लिए चमगादड़, या जैसे शिकार करने समय या सामने उसके सामने दीवार है, तो ये सब बाधाओं के बारे में, उसके सामने कोई आदमी आ रहा है तो उसको पता लगाने के लिए जानवर चमगादड़ और डॉल्फिन किन घटना का प्रयोग करती है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से ये चमगादड़ है तो ठीक है, ये मान ले चमगादड़ है, चमगादड़ क्या कहते हैं यहाँ से यूवी रे छोड़ती है, और यह यूवी रे यहाँ कोई आदमी रहता है या दीवार रहती है, तो इससे टकरा के इसको वापस आ जाती है, इससे फीलिंग है। इसी तरह का डॉल्फिन भी अपनी परिघटना के द्वारा करती है। तो कौन सी हो जाएगी, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन, विस्पंदनों का बनना, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिध्वनि का निर्धारण। चलिए बताइए, कोई नहीं है प्रतिध्वनि का ध्वनि, तब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि का निर्धारण, ये सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताना 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि गति अधिकतम होती है। हवा में, पानी में, ग्रेफाइट में, या लोहा में। तो किस में होती है, ये लोहा में सबसे अधिक होती है। कितना होता है लोहा में अधिक, ये चलिए जानते हैं हम लोग, देखते हैं कि सबसे अधिक ध्वनि कितना होती है। तो ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले क्या था, ठोस में सबसे पहले, ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में सेकेंड में होती है, और थर्ड में गैस में होती है।
उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यदि 20 डिग्री सेल्सियस की बात की है ना, अभी 20 डिग्री सेल्सियस, तो हवा की बात करेगा तो कितना था 343 मीटर प्रति सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि पानी में बोलेगी तो 1481 किलोमीटर प्रति सेकंड के होते हैं, ये दूसरे नंबर पे। और सबसे अधिक कितना होता है लोहे में, कितना होता है 5120 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखते हैं। तो हवा के बारे में कभी इससे बारे में पूछ देगा तो 383 मीटर पर सेकंड, और पानी में पूछ देगा 1481 मीटर पर सेकंड का। तो इसका सही आंसर लोहा था। देख लीजिए लोहा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग उत्पादित नहीं होता। तो वायु में ध्वनि तरंग उत्पादित नहीं होती है, ध्रुवण, प्रवर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाए ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण, ये प्रवर्तन के कारण। तो यहाँ पे है प्रवर्तन के कारण, ऑप्शन में यहाँ पे सी है, प्रवर्तन के कारण करते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 36 में कर लेते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्ण बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होते हैं। तो पास आती हुई रेलगाड़ी किस घटना के कारण होती है बताना, मतलब कि आप पास जाती है ना, तो रेलगाड़ी का देखिएगा साउंड बहुत ज्यादा एकदम आपको कानों पे चुभती है, तो ये कौन सी कारण है, बिग बैंग सिद्धांत, चार्ल्स का नियम, डॉपलर का प्रभाव, आर्किमिडीज का नियम। तो ये डॉपलर इफेक्ट का कारण होता है। ये डॉपलर इफेक्ट का कारण क्या होती है, आपको ये तीक्ष्ण सुनाई देती है। यहाँ पे अगर डॉपलर इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, ये है डॉपलर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब श्रोतक प्रवर्तक की ओर बढ़ते हैं तो ध्वनि बढ़ती हुई थे, और जब श्रोतक दूर जाते हैं तो क्या होता है, घटते हुए थे। जैसे ये है, यहाँ पे देखिए ये गाड़ी आ रही है, तो ये उससे देखो, ये उससे दूर है, तो क्या होता है, देखिए लो फ्रिक्वेंसी, यहाँ से देखिए लो फ्रिक्वेंसी दिख रही है, परंतु जब ये गाड़ी इसके जिससे जिससे नजदीक आती जा रही है, जाते नजदीक आते जा रही है, देखिए इसके देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये भी डॉपलर इफेक्ट होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि गति कर सकती है। तो इसमें फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आप लोग याद रखिएगा, क्या था, लोहा था, ये रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहते हैं, प्रकाश का विद्युत चुंबक स्वरूप खोज किसने किया था। बताना प्रकाश का विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था, सेल ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने, यंग ने। तो प्रकाश का विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा मैक्सवेल। मैक्सवेल याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 करवाते हैं, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय है। तो इजी क्वेश्चन है, 10 मिनट 3 सेकंड का, 8 मिनट 16.6 सेकंड का, 6 मिनट 5.5 सेकंड का, 9 मिनट 8.8 सेकंड का। तो कितना, ये आपको सबको पता ही होगा कितना मिनट का टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8.16.6 सेकंड, इसका याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज के अंत में, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई पड़ती है। ये डब्बा है, बाल्टी है, यहाँ पे एक छड़ी डालते हैं तो ये कहता है, ये टेढ़ी दिखाई देती है, आपको देखे होंगे, नहीं तो डाल के देखिएगा, ये टेढ़ी दिखाई देती है, किस कारण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो किसका, प्रकाश का अपवर्तन कारण के तेज दिखाई देती है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, 20-20 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेडन नहीं होगी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसान होगा, क्वेश्चन भी याद करने। फिर इसका पार्ट लाएंगे कल से, 41 से करेंगे, फिर 60 तक है। तो आपको करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट या कोई भी अन्य तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपलोड, जो उत्पाद सिपाही का तैयारी करें तो ये एनटीपीसी वाला प्रैक्टिस सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका साइंस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाली है, तो आप प्रैक्टिस 1 से लेके वो देख लीजिएगा, और ये फिजिक्स वाला प्रैक्टिस, एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस साइंस का चल रहा है, प्रेडिक्टेबल हर चीज, मतलब टॉपिक वाइज करवाते जाने, तो आप यहाँ से साइंस का पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।